हाय, आई नीरू पांचाल। पार्ट नंबर 3 में हम कंटिन्यू करते हैं 2 क्वेश्चंस के साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर बेस्ड भी है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि जो पार्लियामेंट है उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, इसे 5 नंबर में और 3 मार्क्स में आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले तो आप बोलोगे ये एक लेजिस्लेशन है जहाँ पर लॉ बनते हैं, आपके ही रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में बैठे हैं और वो लॉ बनाने के लिए ही बैठे हैं। सब कुछ रिटर्न फॉर्म में ही होता है, उसके ऊपर एक डिस्कशन डिबेट भी हो सकती है, बहस भी हो सकती है। अगर वो सबको लोकसभा में सही लगता है तो वो ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा अगर उसको पढ़ के वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है, वो उसमें कुछ चेंज नहीं चाहती, तो फिर से वो पेपर्स नीचे आएंगे लोकसभा में और फिर वो सीधा प्रेसिडेंट के पास ही जाते हैं सिग्नेचर के लिए। नेक्स्ट आता है कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल मैटर। देखो फाइनेंशियल मैटर क्या हो सकते हैं, हमारा बजट हो सकता है या हमारी फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है देश की, हमारे ट्रेड्स के बारे में डिस्कशन हो सकता है, ग्लोबल ट्रेड्स के बारे में डिस्कस हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पे जो होता है, या यहाँ पर हम अपने जीडीपी को डिस्कस कर सकते हैं, एनडीपी को डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, कि कौन सी कमोडिटी है जिसके प्राइस हाई होने से लोगों पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, कौन सी कमोडिटी है जो कम यूज़ होती है उस पर टैक्स स्लैब क्या लगाई जाएगी। ये सारे फाइनेंशियल डिसीजन कहाँ लिए जाते हैं आपके लोकसभा के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है टू कंट्रोल एंड गाइड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट का क्वेश्चन आर होते हैं जिसके अंदर सामने वाली अपोजिशन पार्टी कितने भी क्वेश्चन पूछ सकती है, ठीक है, और उस सेशन के अंदर क्वेश्चन ही रहता है कि भाई आपने ये अमेंडमेंट क्यों किया है, या आप नया लॉ क्यों लेके आए हो, या अपना पुराना लॉ क्यों हटा दिया, इसके पावर क्यों कम कर दिए, ये सारे डिस्कशंस होते हैं। तो देखो एमपी से कोई भी इंफॉर्मेशन और आंसर ले सकती है अपोजिशन पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव्स। तो एग्जीक्यूटिव्स में भी कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डिबेट करवा सकते हैं, या फिर एडजर्निंग मोशंस कर सकते हैं, डिबेट करवा सकते हैं, डिस्कशन करवा सकते हैं, अलग अलग कमिटीज़ बना सकते हैं। तो ये सारा काम किस में होता है, हमारी पार्लियामेंट में। फिर से एक बार याद रखना है, पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउस होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और यहाँ पर प्रेसिडेंट भी है। पार्लियामेंट के अंदर सारे देश के डिसीजन लिए जाते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर्स हो, चाहे वो क्रिमिनल एक्ट्स या क्रिमिनल लॉज हो, या फिर कोई नया कानून आ रहा हो, कोई नया लॉ आ रहा हो, या फिर कोई कानून की पावर कम करनी हो, या यहाँ पर कुछ हमें नई चीज़ इंट्रोड्यूस करनी है, पुरानी हटानी है। ये सारी चीज़ों का डिस्कशन कहाँ होता है, देश में। या कोई नेशनल कैलामिटी या नेचुरल डिजास्टर आ गया है तो उसका भी डिस्कशन पार्लियामेंट के अंदर होता है। वाई डू पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी आ सकता है, 3 भी। भाई लोगों को डिसीजन मेकिंग में क्यों इंपॉर्टेंट हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है, और क्यों वो इंपॉर्टेंट भी है डिसीजन मेकिंग में। तो देखो 1947 से पहले तो हमारे पास कोई राइट ही नहीं था, तो गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स की थी, वाइट लोगों का जो डिसीजन फाइनल होता था हम इंडियंस को मानना पड़ता था। तो अब 1947 में हमारे पास डायरेक्ट क्या आया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी हमारे पास वोटिंग राइट आया, जो सबसे इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। अब देखो इसमें सबसे प्लस पॉइंट क्या हो गया, ये मेल और फीमेल को दोनों को ही मिला, ठीक है। और यहाँ पर हम अपना डिसीजन कैसे शो करते हैं, वोट के थ्रू। मिनिमम 18 ईयर एज होनी चाहिए। जैसे ही आप 18 ईयर के होते हैं तो आपके पास वोटिंग राइट आ जाएगा, पावर आ जाएगी वोटिंग की, और आप अपने पसंद के कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी डिमांड, अपनी शर्तों और जो भी आपकी ड्रीम्स है अकॉर्डिंग टू योर एरिया आप कैंडिडेट और रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करके उससे जितवा सकते हैं। आपकी जो वोट होगी वही उस पर्सन की पावर होगी, कहाँ तक ले जाने में, गवर्नमेंट में यानी पार्लियामेंट में ले जाने तक। अब एक नेक्स्ट पार्ट आता है, कॉन्स्टिट्यूशन में सभी लोगों को ये फ्रीडम है कि वो अपने पसंद के किसी भी मेंबर, किसी भी कास्ट के मेंबर को ला सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में एक और चीज़ है कि एसटी और एससी से भी हम कैंडिडेट को खड़ा कर सकते हैं, वुमेन्स को भी हमने रिजर्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो आप टोटली फ्री हैं, आप किसी भी तरह के कैंडिडेट को लेके आओ, वो जो आपकी जगह को रिप्रेजेंट, आपके एरिया को रिप्रेजेंट करेगा और वो आपके लिए काम करेगा। इवन हमारे देश में ट्रांसजेंडर को भी राइट है कि वो पार्लियामेंट का मेंबर बन सकते हैं आपकी वोटिंग के थ्रू, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इस तरह का। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें सबसे इंपॉर्टेंट वेपन क्या दे रखा है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो हर कंट्री में लोगों के पास होता है, ठीक है। हर कंट्री में जो वोटिंग राइट है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे देश में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा है द कॉन्स्टिट्यूशन लेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ऑल एडल्ट सिटीजन, हमारे देश के जितने भी एडल्ट सिटीजन है सबके पास वोटिंग राइट है।
और ये कोई मैटर नहीं करता उसका कलर क्या है, उसका कास्ट क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका सेक्स क्या है, उसका रिलीजन क्या है, ये कोई मैटर नहीं करता। और जो हमने फ्रीडम स्ट्रगल इतना किया था 1947 में, वो इसीलिए किया था कि हमें अपने राइट्स, अपने फंडामेंटल राइट्स मिले, अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज मिले, और सबसे इंपॉर्टेंट हमें अपना वोटिंग राइट मिले। ठीक है, हमें अपनी रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी है। तो डेट इज ऑल ओवर द चैप्टर। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं लास्ट में। जैसे आपने ये देखा होगा, अभी स्ट्रे डॉग के ऊपर एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, तो लोगों को जब वो पसंद नहीं आया, तो लोगों को पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दे रखा है, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन अगर पास करती है, अगर वो लोगों को समझ नहीं आता है, तो लोग उसको प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी एनजीओ ने, बहुत सारे डॉग लवर्स ने उसके लिए प्रोटेस्ट करा, और हालांकि 1% ये भी लग रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन चेंज नहीं करेगी, बट डॉग लवर्स की जीत हुई, एनजीओज की जीत हुई, और जो समाज सेवा करते हैं यानी सोशल वर्कर्स, और ये केस स्ट्रे डॉग के फेवर में गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे देश में डिस्कशन के लिए। तो लास्ट में हम जैसे अभी ये भी डिस्कस करेंगे कि बहुत सारी ऐसे लॉज होते हैं जिसके अंदर हमें आज भी बदलाव की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत ऐसे हमारे पुराने लॉज हैं जिसमें आज भी अमेंडमेंट कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं डाउरी का। तो देखो, डाउरी ये एक क्राइम है लेना, यानी कि जब लड़के और लड़की की शादी होती है, एक लड़का और लड़की की शादी होती है, तो इसमें जो दहेज दिया जाता है वो लड़की की साइड से दिया जाता है लड़के वालों को। तो अब इस लॉ के अंदर भी लोग इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, चेंजेस लाना चाह रहे हैं, अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं कि जो शादी हो, एक लड़का और लड़की की मैरिज हो, वो विदाउट डाउरी की हो, क्योंकि लड़का इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो कमाने लायक हो और तभी उसकी शादी करे। ठीक है, और लड़की को भी ये बताया जाए कि उसके हस्बैंड की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आगे उसको रखने की। ठीक है, तो यहाँ से पेरेंट्स की जो लाइबिलिटी है उसको कम करने के लिए सोच रहे हैं। तो इसके लिए बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट को लेटर भी लिख रहे हैं, क्योंकि अभी आपने निक्की वाला केस देखा था जिसमें एक बहू को जला दिया गया, और भी बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि किसी ने तीसरी मंजिल से छत पे से कूद के आत्महत्या कर ली, जिसके ससुराल वाले, इन लॉज वाले दहेज मांग रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे इंडिया के अंदर सोशल इश्यूज हैं जो ओपन हैं, और उसके ऊपर बहुत सारी कमेटीज भी वर्क कर रही है, सोशल रिफॉर्मर भी वर्क कर रहे हैं। देखो कब नया इम्प्लीमेंट आता है और कब यहाँ पर हर बेटी सुरक्षित होगी, और एक डाउरी जो दहेज का यहाँ पर एक श्राप है, कर्ज है, वो खत्म होगा। तो वी विल वेट फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच।